तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है धातु और अधातु में हम लोग जो पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु का प्रकृति को हम लोग समझ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हम लोगों ने देखा था, जिससे धातु को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए थे तो धातु ऑक्साइड बना था। उस धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय थी। उस धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारकीय थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इसमें से दो धातु ऑक्साइड ऐसे थे जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड थे। जैसे कि आप लोगों ने समझा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? संगत लवण और जल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिर उसको क्षारक से अभिक्रिया करवाए थे तो भी हमें लवण और जल की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो दोनों हैं उस दोनों स्थिति में क्या कर रहे हैं? संगत लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि हम ये जानते हैं कि ये दोनों परिस्थिति में संगत लवण और जल बना रहा है तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसी तरह जिंक ऑक्साइड का भी हम लोगों ने देखा था जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और जल दोनों से अभिक्रिया करके संगत लवण और जल प्रदान करें तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन ये जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारकीय थी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किए थे, जिससे क्या प्राप्त हुआ था? धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहां जो हम समझे थे वो जो धातु ऑक्साइड थी उसकी प्रकृति कैसी थी? क्षारकीय थी। तो हम लोगों ने जाना है पिछले जो चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, क्षारक जो क्षारक जल में विलय मतलब जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो क्षार प्रदान करते हैं। जल में घुलकर क्षारक जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ये जो धातु ऑक्साइड है इसको जब हम, ये क्षारकीय प्रकृति के हैं, इसको जब हम जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्षार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्षार प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अवघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अवघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हम ले लेते हैं Na2O, जब इसको हम जल में घोलेंगे ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म, ठीक है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? NaOH। ये समीकरण जो है ये एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा हमें। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। तो ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ दो अगर हम लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है। या दो लगा देते हैं तो क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो धातु ऑक्साइड है ये जल में घुलकर क्षार प्रदान किया है। क्या किया है? क्षार प्रदान किया है। तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड K2O को जब हम जल में घोलते हैं तो इसका फॉर्म क्या होगा? सॉलिड, ये लिक्विड। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्षार प्राप्त होगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी बैलेंस नहीं है। ये भी क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। तो ये आप देख सकते हो ये जो धातु ऑक्साइड हैं, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जो हैं वो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्षार प्राप्त होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो आइए अब हम लोग जो समझने वाले हैं, जानने वाले हैं धातुओं का रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी जाना था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे दो प्रकृति को हम लोगों ने जाना है, जैसे कि धातु ऑक्साइड जो जल में अघुलनशील होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, क्योंकि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है और जल में घुल जाते हैं तो क्षार प्रदान करते हैं। तो अब हम लोग जो जानेंगे धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया करवा के हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए। तो आइए उस बात को हम समझते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं धातु, ठीक है। एक बॉक्स बना दिए,
ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। यहां हम हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग देना हम भूल गए हैं, यहां दे देते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम यहां लिख देते हैं। धातु का जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करा के हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये धातु, कुछ धातुओं की जो है हमने यहाँ पे सारणी ली है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सारे धातु, जैसे ऊपर सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, उससे कम सारे धातु को यहाँ पे हमने लिखा है। इसमें से सारे को हम लोग को सक्रियता श्रेणी है, उच्च सक्रियता वाले, मध्यम सक्रियता वाले, निम्न सक्रियता वाले, है ना। तो सारे को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये उच्च सक्रियता वाले हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से धातुएं हैं जो ठंडे जल पे से अभिक्रिया करते हैं, कौन से धातु हैं जो जिसको टेम्परेचर देना पड़ता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ ऐसे धातु की प्रकृति है जो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। जो सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होगा वो ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेगा। तो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया कर लेता है वो कौन से धातु है। तो यहाँ पे आप देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले जो धातु हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीनों धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ये तीनों धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं बिना कोई परेशानी के। ये तीनों धातु जो हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। इसमें से सोडियम और कैल्शियम, इसमें से सोडियम और कैल्शियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसमें से सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। जब इस धातुओं को ठंडे जल में डाला जाता है तो वहां पे अत्यधिक उष्मा के साथ, उष्मा ऊर्जा के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, इसमें जो है इस अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में जो उष्मा ऊर्जा निकलेगी, जो उष्मीय ऊर्जा निकलेगी, ताप निकलेगा, उष्मीय ताप निकलेगा, उस उष्मीय ताप ही पर्याप्त है। वो जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है उस हाइड्रोजन गैस के दहन के लिए स्वतः दहन हो जाता है, ठीक है। इसको समझना है। तो यहाँ पे आपने देखा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और गर्म जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, यहाँ पे हम देखते हैं। गर्म जल के साथ अभिक्रिया, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। तो गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया करता है धातु, वो कौन से ऐसे धातु हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और इसकी अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो टेम्परेचर की जरूरत होती है, गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तभी ये अभिक्रिया करेगा। तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस तीनों से कम क्रियाशील है, इस तीनों से कम अभिक्रियाशील है। तो अब जो है कुछ ऐसे धातु हैं, कुछ ऐसे धातु हैं, एक कुछ सक्रिय धातु हैं जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर की जरूरत होती है। कुछ ऐसे धातु हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो भाप के साथ अभिक्रियाशील कौन से ऐसे धातु हैं, तो यहां हम लिख दे रहे हैं भाप के साथ
भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु कौन कौन से हैं? तो आपको याद होना चाहिए। तो भाप के साथ एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ऐसे धातु हैं जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो कि क्या करते हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहां पे देखो, ये तीनों ऐसे धातु हैं जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों धातु ठंडे जल के साथ, ये धातु जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इतना तक तो हमने जान लिया। लेकिन न ही भाप के साथ, न ही गर्म जल के साथ, न ही ठंडे जल के साथ, यानी जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। यहां पे हम एक बात और बता देना चाहते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं, कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, लेड, कॉपर, चांदी और सोना। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, 10th में तो पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। मतलब लेड, कॉपर, चांदी, सोना ये ऐसे धातु हैं जो कि जल के साथ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ बिल्कुल ही नहीं अभिक्रिया कर सकते हैं। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सबसे कम, बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले, उससे कम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाले, उससे कम भाप के साथ अभिक्रिया करने वाले, उससे कम जो कि अभिक्रियाशीलता प्रदर्शन ही नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कौन है? तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब हम एक बात और लिखना चाहते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ धातुएं ऐसे हैं जो कि जब वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, या वो ठंडा जल हो या गर्म जल हो, दोनों स्थिति में जब अभिक्रियाशीलता प्रदर्शन करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अभिक्रिया के फल बाद वो पानी में तैरने लगते हैं। कुछ ऐसे धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया करने के बाद पानी पर तैरने लगते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे इसको हम कुछ धातु जल के साथ कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं या धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद, वो जल ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, उसके बाद वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जिसमें से पहला नंबर जो है वो है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्योंकि जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं इस धातु से चिपक जाती है और इसको ऊपर पानी की सतह पर तैराने लगती है। क्या करने लगती है? तैराने लगती है। इस धातु ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड की परत पर चिपकती है और इसको हाइड्रो ऑक्साइड, जब धातु कैल्शियम
जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसमें दो कंडीशन है, कैल्शियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन इस दोनों कंडीशन में ये होता है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इस पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं और इसे पानी की सतह पर तैराने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमको समझ के रखना है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करो। इसके बाद इन सारे जो क्रिया को हम देखे हैं, ये सारे जो बातें को हमने समझा है, इस सारे को समीकरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे और जल के साथ अभिक्रिया करा करके इसकी अभिक्रियाशीलता को देखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करो। इसके बाद तुरंत हम इसकी अभिक्रिया करा करके देखते हैं समीकरण द्वारा। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चेक करते हैं, अभिक्रिया करा करके देखते हैं। तो पहला जो है समीकरण हम देखेंगे सोडियम का। यहां पे हम साइड में सारे समीकरण को लिखते चलते हैं। यहां हम सोडियम का, अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? अगर हम सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? तो आप जानते हो, जब इसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सोडियम को जब जल से अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना है ना। और ये जो हाइड्रोजन गैस बना है और ऊष्मीय ऊर्जा बना है, ये ऊष्मीय ऊर्जा पर्याप्त है इस हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए, है ना, प्रज्वलित करने के लिए। और ये जल उठते हैं, हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बैलेंस है क्या? तो हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ भी हम 2 लगाएंगे। अब बात है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 4। कितना हो गया? 2 2 4। अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, और यहाँ ये समीकरण जो है बैलेंस हो चुका है। ये समीकरण क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इसको आपने समझा। ये जो अभिक्रिया होगी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा ये ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव से ये स्वतः जल उठता है। क्या हो जाता है? स्वतः जल उठता है। ये हाइड्रोजन गैस के दहन के लिए ऊष्मीय ऊर्जा पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट समीकरण, पोटासियम का जब हम जल में से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस ऊष्मीय ऊर्जा का दहन के लिए, इस ऊष्मीय ऊर्जा का दहन के लिए, मतलब ये ऊष्मीय हाइड्रोजन का दहन के लिए ऊष्मीय ऊर्जा पर्याप्त है। तो ये बैलेंस है क्या? तो बैलेंस नहीं है। यहाँ जो है आप देख पा रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन 3 है ना। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गया, है ना। यहाँ हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, इस समीकरण को इस रूप से हम दर्शाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो आप देख रहे हो इसमें से पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक क्या है? अभिक्रियाशील है। क्यों सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम है? सोडियम। क्योंकि देखिए इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि पोटासियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्यों है और सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्यों नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस 2 समीकरण को देखा। इसके बाद क्या है? ये जो समीकरण है, ये सारे समीकरण जो हो रहे हैं, अभिक्रियाएं हो रही हैं, ये ठंडे जल के साथ। किसके साथ हो रही है? ठंडे जल की उपस्थिति में।
इसके बाद कैल्शियम है, इसके बाद क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम यानी Ca प्लस H2O, कैल्शियम को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, ये सारे गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये जो है एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये सारे सॉलिड, ये सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे अब इस बात को आप समझना चाहो, देखो ये एक कंटेनर हम लिए, ठीक है, इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में क्या है, पानी है। अगर इसमें कैल्शियम डालते हैं, इसके अंदर अभिक्रिया करवाते हैं, मान के चलो ये रेड कलर से हम कैल्शियम की दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जल से जब अभिक्रिया होता है तो यहां जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके बाहर से जो है बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसे घेर लेते हैं। देखिए कैल्शियम को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो तुरंत ही ये ऊपर में तैरने नहीं लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर तुरंत ही नहीं तैरने लगता है, कुछ देर के बाद पहले डालेंगे तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर अभिक्रिया होगा, फिर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे, उसके फलस्वरूप वो ऊपर आकर के तैरने लगता है। क्या होने लगता है, तैरने लगता है। तो ये बुलबुले इसे ऊपर ले जा करके पानी की सतह पर, पानी की सतह पर चिपक करके इसको तैरने पे मजबूर कर देते हैं, इसको तैरने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों अभिक्रियाएं ठंडे जल के उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसके बाद जो है तो ये तीनों क्या हैं, अधिक क्रियाशील हैं, उसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। इसकी जो अभिक्रियाएं होगी, इसके लिए इसका जो अभिक्रिया का जो परिस्थिति होगा, इसमें हमको गर्म जल के साथ ही ये अभिक्रिया कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब जल से होगा, जल लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बनेगा, Mg इंटू OH का ऑल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस MgH2O का जब अभिक्रिया होगा उसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और यहां पे आप इस बात को समझो, जो सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है। यहाँ पे ये समीकरण शायद यहाँ जो है ऑल ट्वाइस लगाना हम छोड़ दिए हैं, यहाँ क्या होगा, ऑल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ ऑल ट्वाइस होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ दो हाइड्रोजन, अब ये समीकरण संतुलित है, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो यहाँ भी दो, दो चार, यहाँ दो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ कितना लगा दीजिए, दो लगा दीजिए। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इस बात को समझो, यहां जो कंडीशन होता है, ये गैस, ये एक्वस, ठीक है, और ये सॉलिड लिक्विड। ठीक है, यहां भी सेम कंडीशन होता है, यहां भी क्या होता है, जिस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का जब जल में हम घोलते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर में आकर तैरने लगते हैं, इसी प्रकार ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो है ये सेम कंडीशन होता है। इसको भी जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर सतह पे चिपक जाते हैं, इसकी सतह पे चिपक जाती है और इसको पानी के ऊपर तैरने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, तो दोनों के साथ सेम कंडीशन होता है, दोनों के साथ क्या होता है, सेम कंडीशन होता है। लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है, ये ठंडे जल के साथ, ये गर्म जल के साथ। ये जो है ठंडे जल के साथ ये जो अभिक्रिया होगी किसके साथ होगी, ठंडे जल, ये होगी गर्म जल। एक होगा ठंडे जल, एक होगा गर्म जल। ठंडे जल और गर्म जल की
बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इस समीकरण को हम लोगों ने समझा। इसके बाद है भाप के साथ अभिक्रिया। क्या है? भाप के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो भाप के साथ जो अभिक्रिया होगा उसमें क्या होगा, इसको हम समझते हैं। तो पहले हम लेते हैं एल्युमिनियम को। पहले किसको लेते हैं? एल्युमिनियम को। अगर इसको एल्युमिनियम को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, क्या होगा? और ये जो अभिक्रिया होगा भाप से, किससे होगा? भाप से। यहां जो लिक्विड जो हम लिखे हैं, लिक्विड नहीं लिखना है, यहां क्या लिखना है? गैस। क्या लिखना है? गैस। ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। यहां क्या नहीं लिखेंगे? लिक्विड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गैस लिखेंगे, ठीक है। यहां लिक्विड नहीं लिखना है। ये जो एल्युमिनियम होगा जल यानी भाप फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये समीकरण संतुलित है, तो ये समीकरण संतुलित हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको संतुलित कर लेंगे। तो संतुलित करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3, तो यहाँ 3 लगाइए, ठीक है। यहाँ कितना है? Al2 3H2 H2O 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक। तो ये समीकरण क्या है? संतुलित है। ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो समीकरण आप देख रहे हो, ये समीकरण है Fe, आयरन। क्या है? आयरन का, ठीक है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आयरन को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सॉलिड फॉर्म में, ये जो होगा गैस फॉर्म में होगा। किसकी उपस्थिति में? तो भाप, भाप रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा? Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2 प्लस क्या बनेगा? H2। ये भी सॉलिड है ना, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये बनेगा गैस फॉर्म में, ये बनेगा गैस, ठीक है। ये सॉलिड, और यहाँ पे जो जल होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। यहाँ का जो जल होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में होगा। इसको हमको समझना है। तो यहाँ पे अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन है 1, इधर कितना है? ऑक्सीजन 4, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 लगा देना है। कितना लगा देना है? 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 4 लगा देते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। Fe3 यहाँ आयरन कितना है? 3, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं। यहाँ कितना लगा देते हैं? 3 लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों समीकरण जो हम देखे हैं, ये दोनों समीकरण भाप जल का जो स्थिति होगा, है ना, ठंडा जल नहीं होगा, गर्म जल नहीं होगा, क्या होगा? भाप। तो गैसियस फॉर्म में होगा। एक है जिंक। जिंक का भी हम करा के देख लेते हैं। किसका करा के देख लेते हैं? जिंक का। तो जिंक Zn प्लस H2O सॉलिड है, ये गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? ZnO प्लस H2, ZnO प्लस H2 क्या बनेगा? ZnO प्लस H2, ZnO प्लस H2 बनेगा, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो ये बैलेंस है, Zn1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहाँ पे ये जो है गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड मतलब ये भी होगा शायद सॉलिड फॉर्म में ही होगा, है ना।
जिंक ऑक्साइड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझे हो? यहाँ पे हम दो बातें को समझे हैं। जैसे कि पहली जो बात है, अधिकांश धातुएं जो है जल में अघुलनशील हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। आपने पढ़ा था या आपको पता होगा पिछले चैप्टर अम्ल क्षार लवण में, जो वो क्षारक जो जल में घुलनशील है, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्षारक कौन है? धातु का ऑक्साइड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, अगर इसमें से दो, कौन से, सोडियम और पोटाशियम को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्रदान करता है? क्षार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? क्षार प्रदान करता है। फिर हम लोगों ने देखा है धातु, धातु जो है उसकी अभिक्रिया की जो कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखे हैं जल के साथ अभिक्रिया, है ना, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया जो करता है उसमें जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है ना, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होता है। और यहाँ पे आप देखे हो कुछ धातु जो होते हैं, जैसे धातु हाइड्रो ऑक्साइड, क्या है? कुछ धातु हाइड्रो ऑक्साइड जो है, जिसको जब हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या करते हैं? पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। उसको भी हमने समझा है। यहाँ पे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाले इसमें क्या कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इसको याद रखना है। फिर गर्म जल के साथ कौन से धातु अभिक्रिया करेंगे? तो मैग्नीशियम करेंगे। भाप के साथ, मतलब ना गर्म जल के साथ ना ठंडे जल के साथ, भाप के साथ कौन कौन से करेंगे? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो समीकरण के द्वारा हम इसको समझाए हैं, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन। ये तीनों क्या है? ऐसे धातुएं हैं जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के साथ नहीं अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे इसको समझना है, ऐसे धातुएं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, है ना, तो शीशा, कॉपर, चांदी, सोना, ठीक है। और जो जल के साथ अभिक्रिया के बाद तैरने लगते हैं उसमें कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं जो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या समझेंगे? अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो शायद इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा क्लास आपके सामने उपस्थित करवा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।